नमस्कार। और इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोजमर्रा की चीज के पीछे की कहानी और उसके विज्ञान में थोड़ा गहरे उतरेंगे, जिसे हम अक्सर शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। घड़ियां, ये मशीनें जो हमें वक्त बताती हैं, आखिर इतनी सटीक कैसे बनी? ये सफर कैसा रहा? नमस्ते। हाँ, ये सफर वाकई बहुत लंबा है, मतलब हजारों साल का। आप सोचिए, सूरज की छाया से हमने शुरुआत की और आज हम परमाणुओं के कंपन तक पहुंच गए। हम्म। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी कि कैसे इंसान ने समय को समझने की कोशिश की, उसे मापने की और उस पर कह सकते हैं महारत हासिल करने की कोशिश की। सही बात है। और कैसे इस कोशिश ने हमारी पूरी दुनिया को ही बदल दिया। बिल्कुल। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं, जैसे विकिपीडिया से घड़ियों और जो समुद्री क्रोनोमीटर होते हैं उन पर कुछ जानकारी है। हाँ। फोर्ब्स का एक लेख भी है जिसमें अमेरिका की पहली पेंडुलम घड़ी की एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। ओ, वो वाली कहानी। हाँ, दिलचस्प है। और घड़ियों की जो अंदरूनी बनावट है, मतलब मैकेनिक्स, उस पर एक किताब के कुछ अंश भी हैं हमारे पास। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो दिलचस्प पहलू हैं, उनको निकालकर सामने रखें। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल पुराने तरीकों से, कैसे समय मापा जाता था, फिर देखेंगे कि मैकेनिकल घड़ियों का दौर कैसे आया, और फिर वो सटीकता की जो तलाश थी, वो कैसे आगे बढ़ी। हाँ, वो एक अंतहीन खोज लगती है ही। और कैसे इस खोज ने समुद्री यात्राओं से लेकर हमारे आज के जीवन तक सब कुछ बदल दिया। और वो अमेरिका वाली कहानी का जिक्र आपने किया कि एक परफेक्ट घड़ी, मतलब यूरोप में बिल्कुल सही चल रही है, वो नई जगह जाकर गलत कैसे हो सकती है? हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है ना। बहुत अजीब। और ये जानना कि इसने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में कुछ नया सिखा दिया, ये तो और भी रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस समय यात्रा को। सबसे पहले ये जो शब्द है क्लॉक, यहीं से शुरू करें। जरूर जरूर। देखिए, ये शब्द आया है मध्ययुगीन लैटिन भाषा के एक शब्द क्लोका। क्लोका। हाँ, क्लोका, जिसका मतलब होता था घंटी। क्योंकि जो शुरुआती बड़ी मैकेनिकल घड़ियां थी ना, उनका मुख्य काम अक्सर सार्वजनिक जगहों पर, जैसे चर्च टावर पर, घंटियां बजाकर समय का संकेत देना होता था। अच्छा, जैसे प्रार्थना का समय हो गया या काम के घंटे शुरू हो गए। बिल्कुल। समय बताने से ज्यादा समय का संकेत देना ज्यादा जरूरी था शुरू में। तो घंटियों से पहले क्या था? मतलब लोग समय कैसे जानते थे? धूप घड़ी तो हम सबने देखी है या सुना है। हाँ, धूप घड़ी यानी सनडायल, वो सबसे पुराने तरीकों में से एक है। सीधा सा सिद्धांत है, सूरज जैसे जैसे आसमान में चलता है, किसी चीज की छाया की स्थिति बदलती है, उसी से दिन के पहर का अंदाजा लगता था। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थी ना। है ना। बिल्कुल। रात में क्या करेंगे, या बादल छाए हों तब? मौसम पर निर्भर नहीं थी। प्राचीन मिस्र और बेबीलोन में इनके इस्तेमाल के काफी पुराने सबूत मिलते हैं, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के। ओह। फंडा ये था कि पानी एक बर्तन से दूसरे में एक नियमित फिक्स्ड दर से बहता था और पानी का लेवल देखकर समय का पता चल जाता था। चीन में तो ये कला बहुत आगे बढ़ गई थी। 11वीं सदी में सू सोंग नाम के एक विद्वान ने एक बहुत ही जटिल, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स खगोलीय जल घड़ी मीनार बनाई थी। सू सोंग की घड़ी, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। कहते हैं उसमें शुरुआती एस्केपमेंट जैसा कुछ मैकेनिज्म भी था। हाँ, बिल्कुल था। वो पानी की ताकत और मैकेनिकल पुर्जों का एक अद्भुत संगम था। उसे उस समय का इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। तो क्या यही जल घड़ियां थी जिन्होंने मैकेनिकल घड़ियों की नींव रखी? एक तरह से कह सकते हैं। जल घड़ियों ने वो नियमित गति वाला कॉन्सेप्ट तो दिया, लेकिन जो असली मैकेनिकल क्रांति थी वो यूरोप में आई लगभग 1300 ईस्वी के आसपास। अच्छा। जब वजन से चलने वाली घड़ियां बनी और उनमें पहली बार वर्ज एस्केपमेंट का इस्तेमाल हुआ, यहीं से आप कह सकती हैं असली मैकेनिकल घड़ी का जन्म हुआ। एस्केपमेंट, ये शब्द बार बार आएगा शायद। ये होता क्या है असल में? ये समझना जरूरी है शायद कि कोई भी घड़ी काम कैसे करती है, बेसिक फंडा क्या है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, कोई भी घड़ी हो, चाहे वो सदियों पुरानी मैकेनिकल हो या आज की डिजिटल, उसके मूल रूप से 4 मुख्य हिस्से होते हैं। ओके। पहला, शक्ति स्रोत यानी पावर सोर्स, जो घड़ी को चलने की ऊर्जा दे। जैसे पुरानी घड़ियों में वो नीचे गिरता हुआ वजन होता था या चाबी भरने वाली स्प्रिंग, आजकल बैटरी होती है। ठीक है, पावर सोर्स। दूसरा, दोलक यानी ऑसिलेटर, ये घड़ी का दिल है।
कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल नियमित अंतराल पर एक फिक्स्ड रेट पर आगे पीछे हिले या कंपन करे, जैसे पेंडुलम। या छोटी घड़ियों में एक बैलेंस व्हील होता है, क्वार्ट्ज घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल, परमाणु घड़ी में परमाणु खुद। ओके, ऑसिलेटर। तीसरा, नियंत्रक यानी कंट्रोलर, या जिसे हम एस्केपमेंट कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दो काम करता है। एक तो ये ऑसिलेटर को चलते रहने के लिए हल्का सा धक्का, एक इम्पल्स देता रहता है। अच्छा। और दूसरा, ये पावर सोर्स से आने वाली ऊर्जा को एकदम नियंत्रित तरीके से छोटे छोटे बराबर हिस्सों में आगे जाने देता है। तो ये वर्ज एस्केपमेंट जो था वो पहला मैकेनिकल कंट्रोलर था। आप इसे घड़ी का ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों समझ सकते हैं। कंट्रोलर या एस्केपमेंट, ठीक है। और चौथा? चौथा है सूचक यानी इंडिकेटर, जो हमें समय दिखाता है, जैसे घड़ी की सुइयां और डायल या फिर डिजिटल डिस्प्ले। समझ गया। पावर, ऑसिलेटर, कंट्रोलर, इंडिकेटर। तो वर्ज एस्केपमेंट ने वजन से मिलने वाली ताकत को कंट्रोल किया। ये शुरुआती घड़ियां कितनी सटीक होती थीं? देखिए, आज के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। शायद एक दिन में 15 मिनट या आधा घंटा भी आगे पीछे हो जाती थी। ओ, काफी ज्यादा। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य घंटों का संकेत देना था, मिनटों या सेकंड की बारीकी नहीं थी। और कई शुरुआती घड़ियां तो खगोलीय मॉडल में दिखाती थी, जैसे जुवानी डी डॉन्डी की 14वीं शताब्दी की मशहूर घड़ी थी एस्ट्रारियम। वो ग्रहों की चाल वगैरह दिखाती थी। अच्छा, तो ये सिर्फ समय नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक मॉडल थी एक तरह से। बिल्कुल, उस समय की वैज्ञानिक समझ को दर्शाती थीं। लेकिन ये वजन वाली घड़ियां तो बहुत बड़ी और भारी होती होंगी। इनको कहीं ले जा तो नहीं सकते थे। पोर्टेबल घड़ियां कैसे बनी फिर? उसका रास्ता खुला 15वीं सदी में, जब मेन स्प्रिंग यानी चाबी वाली कमानी का आविष्कार हुआ। अच्छा, स्प्रिंग। हाँ, अब घड़ी को चलाने के लिए वो बड़े बड़े लटकते वजन की जरूरत नहीं रही। स्प्रिंग में ऊर्जा स्टोर हो जाती थी। लेकिन इस स्प्रिंग ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। क्या समस्या? वजन तो लगातार एक सी ताकत देता था ना? हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन स्प्रिंग के साथ ऐसा नहीं था। जैसे जैसे स्प्रिंग खुलती जाती है उसकी ताकत कम होती जाती है। ओह हाँ, मतलब शुरू में जब चाबी पूरी भरी है तब ज्यादा ताकत, और जब खुलने वाली है तो कम। बिल्कुल। तो इसका नतीजा क्या होता था? सुबह चाबी भरी तो घड़ी तेज चले, शाम होते होते धीमी हो जाए। ये तो सटीकता के लिए बहुत बुरा था। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ है। इसका क्या हल निकाला गया? इसके लिए दो मुख्य हल निकले। एक था फ्यूजी। ये एक कोन मतलब शंकु के आकार की पुली जैसा होता था। फ्यूजी? हाँ, इस पर एक चेन या तार लिपटा होता था जो मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता था। जैसे जैसे स्प्रिंग खुलती उसकी ताकत कम होती तो चेन कोन के चौड़े वाले हिस्से की तरफ खिसकती जाती। अच्छा, इससे होता ये था कि गियर सिस्टम को मिलने वाला टॉर्क यानी घुमाव बल लगभग बराबर बना रहता था। इसे आप कुछ कुछ साइकिल के गियर सिस्टम जैसा समझ सकते हैं, जो ताकत को एडजस्ट करता है। समझ गया। चालाकी से ताकत को रेगुलेट किया। और दूसरा हल? दूसरा एक मैकेनिज्म था स्टैकफ्रीड, लेकिन वो फ्यूसी जितना कामयाब या आम नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास स्प्रिंग से चलने वाली मतलब पोर्टेबल घड़ियां थीं, लेकिन वो सटीकता वाला मुद्दा अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ था। अगला बड़ा कदम क्या था इस दिशा में? अगला बड़ा कदम, और शायद मैकेनिकल घड़ियों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कदम, वो था पेंडुलम घड़ी का आविष्कार। पेंडुलम? हाँ, इसकी नींव रखी महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने। उन्होंने ये गौर किया कि एक झूलते हुए पेंडुलम का आवर्तकाल, यानी एक पूरा झूला लेने में लगने वाला समय, वो सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है। सिर्फ लंबाई पर? झूले का साइज कितना बड़ा है या वजन कितना है उस पर नहीं? नहीं, यही कमाल की खोज थी। मतलब एक निश्चित लंबाई का पेंडुलम हमेशा एक ही समय में अपना एक चक्कर पूरा करेगा, चाहे वो छोटा झूला ले रहा हो या बड़ा। हालांकि बहुत बड़े झूले पर ये थोड़ा बदलता है, पर छोटे झूलों के लिए ये लगभग सही था। ये तो क्रांतिकारी बात थी। बिल्कुल, लेकिन गैलीलियो इसका कोई प्रैक्टिकल घड़ी डिजाइन नहीं बना पाए। ये काम किया एक डच वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने। फ्यूजन्स, हाँ, इनका नाम सुना है। उन्होंने 1656 में पेंडुलम को एस्केपमेंट मैकेनिज्म से सफलतापूर्वक जोड़ा और पहली व्यावहारिक पेंडुलम घड़ी बनाई। और जानते हैं सटीकता में कितना फर्क आया? कितना?
जबरदस्त। पहले की घड़ियां जहां दिन में 15-30 मिनट गलत होती थी, ह्यूजेंस की पेंडुलम घड़ी शायद सिर्फ 15 सेकंड गलत होती थी एक दिन में। अरे वाह, 15 मिनट से 15 सेकंड, ये तो बहुत बड़ा